दोस्तों, पूरे देश में यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मचा हुआ है। युवा सड़कों पर उतर आए हैं और अब इस्तीफों की झड़ी लग गई है। लेकिन इन सब के बीच में क्या मोदी सरकार का वो वर्ग जो हमेशा से उनके साथ खड़ा रहा, क्या एक गलती भारी पड़ सकती है? आखिर देश के अंदर यूजीसी को लेकर ये हो क्यों रहा है और यूजीसी ने कौन सी गलती कर दी है जिसने सवर्ण के जनरल कैटेगरी के बच्चों को खास तौर पर कहीं ना कहीं एक डर के माहौल में धकेल दिया है? उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सिटी जाएं, पढ़ाई करें या हिंदुस्तान छोड़कर किसी और देश में चले जाएं। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और फिर उस दौरान आपसे किसी का अगर मान लीजिए द्वेष भावना हुई, कोई अगर दूसरी कैटेगरी का जनरल ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी का अगर एक आरोप लगा दिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसे ही समझेंगे आज हमारे साथ डॉक्टर नेहा दास मैम मौजूद हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं और सनातन और साथ ही हिंदुत्व की बात डंके की चोट पर कहती हैं। लेकिन नेहा मैम, आज जो सवाल है, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल सबसे बड़ा यह है कि यूजीसी को लेकर आज युवा सड़कों पर है। क्या कारण है जो पूरे देश भर में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है? क्यों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है? जी आदर्श जी, जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उनका जो जो डिज़ाइन करने का जो तरीका है और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो बहुत ही भयावह हो सकता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। और जो गाइडलाइंस आई हैं उसको इस तरह से बनाया गया है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहेंगे और उनके खिलाफ ये जो पूरी गाइडलाइंस है वो एज अ हथियार यूज की जा सकती हैं। और छोटी से छोटी जो उनकी गलती है या फिर उनकी जो बातचीत है उसको अलग तरीके से लेके बच्चों को निशाना बनाया जा सकता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो बयान बहुत सारे नेताओं के कि भाई जनरल कैटेगरी के बच्चों को तो फंसाया ही जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, 5000 साल से पानी नहीं पीने दिया। तो अब सोच सकते हैं कि इस तरह की जो द्वेष भावना है, और इनमें से कई सारे प्रोफेसर्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो इस टाइप की जो भावना है अगर वो उनके मन में ऑलरेडी है तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी गाइडलाइंस जो उनको एक हथियार देती है उनके हाथ में, जो वो बच्चों को निशाना बना सके, तो वो उसका कितना बुरी तरह से और कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को उनका एकेडमिक करियर खत्म कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये गाइडलाइंस है वो मतलब मैं कहूंगी कि उनका जो डिजाइन किया गया है जिसको इस तरीके से, वो पूरा द्वेषपूर्ण तरीके से जिसने भी डिजाइन किया है उसने ये मान लिया है कि भाई जनरल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो ही सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं और उनको निशाना बनाया जाना चाहिए। तो इसीलिए आई थिंक जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व है, और अभी जब उनके बच्चे निशाने पे हैं तो उनको अब कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा। इसलिए आई थिंक अब सबके सब बोलना शुरू हो गए हैं इन इन गाइडलाइंस के खिलाफ। मैम, मुझे लेकिन ये समझ नहीं आ रहा, ये कैसा 21वीं सदी का भारत है? कैसा पूरी दुनिया में विकसित बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक कैटेगरी को आपने ये मानकर बैठ लिया है क्या कि भैया ये तो कहीं खिसकने वाला नहीं है, वोट बैंक का हथियार है या बाकियों को हम टारगेट कर सकते हैं? यूनिवर्सिटीज के अंदर इसके बाद कैसा माहौल बन सकता है जब एक कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी कोई बच्चा गया, सवर्ण समाज का कोई बच्चा गया, वो पहले दिन से डर डर के फूक फूक कर कदम रखेगा कि भैया अगर किसी के लिए मेरी जुबान से अगर कुछ निकल भी गया और नहीं निकला, सामने वाले ने बेतुके आरोप लगा दिए। क्योंकि एससी एसटी एक्ट में पूरे देश में पता है कि कितने फर्जी केसेस होते हैं, आधे से ज्यादा सब फर्जी केसेस होते हैं। ऐसे में उस बच्चे का तो करियर ही तबाह हो जाएगा। जी बिल्कुल, आई थिंक जो नए नियम आए हैं वो जो शिक्षा संस्थान है, जो शिक्षा का मंदिर बोला जाता है, उसको एक जातिवाद का अखाड़ा बना के रख देंगे। क्योंकि क्या होगा कि लोगों के अंदर, जो बच्चों के अंदर है, वो उनकी कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। मतलब अगर आप वो गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह से उनको लिखा गया है कि बच्चे जो है उनको पहले दिन से, जब से वो यूनिवर्सिटी में घुसते हैं, जब से वो फॉर्म साइन करते हैं,
तब से उनको बताया जाएगा कि भाई तुम इस पर्टिकुलर कास्ट के हो और तुमको इनके खिलाफ जो है संभल के रहना है, संभल के बोलना है, तुम्हारी कास्ट दूसरे कास्ट से डिफरेंट है। और इस तरह की जो उनको ट्रेनिंग या सेंसिटाइजेशन दी जाएगी, उससे क्या होगा कि उनके मन में जो है जातिवाद एक तरह से आएगा, पैदा किया जाएगा, जो कि 18 साल के बच्चों को पता नहीं होता कि उनकी कौन सी कास्ट है, वो उनको बताई जाएगी। और दूसरी बात ये कि जब जिस तरह से ये जो इक्विटी स्क्वाड्स वगैरह डिजाइन की गए हैं और उनके जो फंक्शंस हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि भाई वो पूरे यूनिवर्सिटी में घूमते रहेंगे और ढूंढते रहेंगे कि कोई जातिवाद तो कर नहीं रहा। और जातिवाद में इस बार हम इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन, उसका जो डेफिनेशन है वो एक्सपैंड करके इम्प्लिसिट एक्ट्स भी डाला है। मींस गैर इरादतन, जो मतलब कोई बिना इरादे के या बिना इंटेंट के कोई कुछ बोल देता है तो उसको भी एज सच ले लिया जाएगा एज अ जातिवाद, अगर सामने वाले को वो लगा कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अगर जैसे अब 18 साल 19 साल के बच्चे तो इतना सोच समझ के नहीं बात करते हैं कि भाई उसका किस तरह से कोई क्या इम्प्लीकेशन लेगा, कैसे उसको परसीव करेगा। तो मान लीजिए कोई आपको बोलता है कि मैं आपके साथ प्लेट शेयर नहीं करूंगा, मैं जूठा नहीं खाता, मैं आपके साथ बेड शेयर नहीं करूंगा, मैं अपने कपड़े आपको नहीं दूंगा। या फिर एक नॉर्मल बातचीत में भी जो बच्चे बात करते हैं, किसी को छोटा मोटा काला वटेवर जो भी बात करते हैं, तो उनको डर डर के रहना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हर बात को किस तरीके से निकाला जाए और जो इक्विटी स्क्वाड्स के एम्बेसडर्स घूम रहे हैं उनकी नजर में ना आ जाए। तो वो मतलब एक तरह से उनके लिए पूरा एक डरावना और उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो खत्म कर दी जाएगी और वो बेचारे डर डर के ही रहेंगे। इस तरह से ये पूरा जो है एक्ट डिजाइन किया गया है, गाइडलाइंस। और फिर उस सवर्ण समाज का क्या, जिसे कह दिया जाता है बनिया का बेटा, जिसे कह दिया जाता है ब्राह्मण यहां से भागो, जिसे कह दिया जाता है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, फिर उन लोगों का क्या? उन लोगों की कोई, आप किसी तरीके की कोई आजादी नहीं है, किसी भी तरीके के उन्हें बोलने का हक नहीं है। यूनिवर्सिटीज से तो मैम सियासत निकलती है ना, और यूनिवर्सिटी में कैसी सियासत होती है ये हर किसी को पता है। और ये राजनेता तो जो पहले कहते हैं कि मनुवादी और ब्राह्मणवाद से आजादी, इन सब से जो नारे लगते हैं, फिर क्या होगा यूनिवर्सिटीज का? ये तो अखाड़ा बन जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि जो इन्होंने सबसे ज्यादा जो टारगेट किया जाता है, अगर आप यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो सवर्ण समाज को ही टारगेट किया जाता है। आपने कभी भी कोई नारा ऐसा सुना नहीं होगा जहाँ पे कि एससी एसटी ओबीसी के किसी वर्ग के खिलाफ नारे लगे हों या फिर उनके खिलाफ दीवार में कुछ लिखा गया हो। लेकिन आप हमेशा देखेंगे कि जो भी नारे लगाए जाते हैं, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो लिखा भी जाता है, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो ये सारे जो नारे लगते हैं वो सवर्ण समाज के खिलाफ लगते हैं। तो प्रोटेक्शन की जरूरत किसको ज्यादा है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जिन्होंने भी ये गाइडलाइन बनाई है उन्होंने क्या सोच के इसके अंदर जातिवाद के डिस्क्रिप्शन के अंदर सवर्ण समाज को बाहर रखा, ये मुझे समझ नहीं आता। बिकॉज अगर देखा जाए तो जातिवाद से प्रोटेक्शन जो भी उनके खिलाफ होता है, वो प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा जरूरत सवर्ण समाज को थी। तो इनको ऐसा गाइडलाइन एक नॉर्मल बना देना चाहिए था कि भाई किसी के खिलाफ भी कोई भी जाति लेके अगर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बट नहीं, इन्होंने लिखा है साफ साफ कि अगर कोई एससी एसटी या ओबीसी समाज का आदमी कहता है कि उसके खिलाफ जातिवाद हुआ है तो वही जातिवाद माना जाएगा। उनमें सवर्ण समाज को शामिल ही नहीं किया गया है। तो मतलब ये एक आयरनी है ये देख के कि प्रोटेक्शन की जरूरत किसको ज्यादा थी और किसको प्रोटेक्शन दिया गया है। मैं तो मैं खुला बोलता हूं, डंके की चोट पर बोलता हूं, और मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, भले ही वामपंथियों की सीने छाती पर सांप लौटने लगे। लेकिन वैसे ही जब कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का यूनिवर्सिटी में जाता है, वो 95% लाकर भी उसे एक आध कॉलेज कोई मिल जाए तो अपनी गनीमत समझिए, और दूसरा 40% लेकर वहां पर टॉप कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है, और 95% लाकर दिन रात बेचारा मेहनत करता है। उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी में पहुंचे और वहां पर भी उसके अच्छे मार्क्स कोई ले लीजिए, मान लीजिए कि वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, टॉपर है यूनिवर्सिटी में, और उससे जलन भाव रखने वाला एक दूसरा बच्चा साथ में बैठा हुआ है कि ये वो तो कंपटीशन तो होता ही है, वो कहे कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ सकता है। उसने बोला ठीक है भैया, रात में फोन कर दिया कैसे से करके, इसने मुझे उल्टा बोल दिया है, उसका तो करियर तबाह। एक तो इतनी मेहनत करके आरक्षण के खिलाफ सारी चीजें लड़कर अपने दम पर मेहनत पर वो वहां पहुंचा, और उसके बाद फिर यही हाल। मैम ये क्या सबसे बड़ी गलती है, और क्या ये किसान कानून की जैसे सरकार को वापस लेना पड़ा था, क्या यूजीसी को भी रोल बैक करना ही पड़ेगा?
जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि देखिए शिक्षा जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, खासकर सवर्ण समाज के लिए। उनका जो एग्ज़िस्टेंस है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो शिक्षा उसमें सबसे बड़ा रोल निभाती है। और अभी जो अटैक हुआ है एक तरह से देखा जाए तो वो उनके शिक्षा पे ही हुआ है, क्योंकि जो उनका जो एकेडमिक करियर है वो स्टार्ट होता है कॉलेज से, और जैसा कि आपने बोला कि उनको 3 गुना मेहनत करनी पड़ती है कॉलेज तक पहुँचने के लिए, उसी सीट को हासिल करने के लिए उनको 3 गुना मेहनत करनी पड़ती है। तो जब हम्म। एक बच्चा कॉलेज पहुंच रहा है और आप अगर आप डेटा भी देखेंगे तो यूनिवर्सिटी में 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो ये आरक्षित वर्ग से ही हैं। ये डेटा गवर्नमेंट का अपना डेटा है। तो मेजॉरिटी वहां पे ऑलरेडी जो आरक्षण से आई है, और उसके बाद आपका बच्चा वहां पे पहुंच रहा है, तो मेजॉरिटी को आपने प्रोटेक्शन दे दिया, और जो माइनॉरिटी रह गई उसको आप कह रहे हैं कि भाई तुम शोषक हो और तुमको संभल के रहना है। और एकेडमिकली या फिर इवन जो पॉलिटिकल भी वहाँ पे सिचुएशंस होती है यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे बहुत सारे चुनाव होते हैं या फिर बहुत तरह की अलग चीजें भी होती है कॉलेज में, तो किस तरह से उनको टारगेट किया जाएगा, वेदर पर्सनल दुश्मनी हो या फिर इवन रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो, या फिर आप देखें तो पॉलिटिकल जो आप चुनाव में खड़े होते हैं, तो किसी भी तरह से, क्योंकि इसके अंदर जो गाइडलाइंस है उसमें कोई प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं बताया गया कि आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, या फिर आपको कोई इम्प्लिसिट एक्ट जो बता दिया गया है कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने बोला हो, आपके एक्शंस भी आ सकते हैं उसके अंदर। तो अब कल को कोई भी जाके बोल देगा कि भाई ये इसने मेरे साथ जातिवाद किया है, और उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और उसके खिलाफ कोई फॉल्स कंप्लेंट होने पे एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें अगर आप मिला लोगे तो एक तरह से ब्रह्मास्त्र दे दिया गया है कि भाई तुमको जिसकी जिंदगी तबाह करनी है तुम जाके कर दो। तो ये जो है वो पूरा का पूरा गाइडलाइन जो है वो वापस लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं बता दूं कि 2012 की गाइडलाइंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ऐसा नहीं था कि यूजीसी के पास गाइडलाइन नहीं थी एंटी डिस्क्रिमिनेटरी, और पुरानी गाइडलाइंस बिल्कुल सफिशिएंट थी, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं थी। उसमें एससी एसटी के लिए एक अलग प्रावधान भी था कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और पूरी उसके अंदर डिस्क्रिप्शंस भी डाले हुए थे। तो ये जो गाइडलाइन बनाई गई है इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, और इसको बिल्कुल रोल बैक करके वापस जो 2012 की गाइडलाइंस है उस पर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, आपको क्या लगता है मैम, क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला होगा? ये जल्दबाजी में बना दी गई ये गाइडलाइन? जी, गाइडलाइन तो देखा जाए तो ये काफी समय से बन रही थी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस गाइडलाइन का बैकग्राउंड पता हो तो ये रोहित वेमुला और पायल तडवी का जो केस था उसके पीआईएल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था यूजीसी से कि भाई आप गाइडलाइंस फॉलो क्यों नहीं करते हो। उन्होंने एक्चुअली 2012 की गाइडलाइंस के बारे में पूछा था कि इसको अच्छे से फॉलो किया जाए और आपने अभी तक क्या किया है। तो हुआ ये कि सरकार ने नई गाइडलाइंस बना दी, और जो उनकी इंदिरा जयसिंह जो उनके तरफ से केस लड़ रही थी, उन्होंने कुछ सजेशंस दिए, उनके बेसिस पे बना। और प्लस जो यहाँ हमारे अपने जो पार्लियामेंट्री कमिटी है एक, उन्होंने इस गाइडलाइंस को और मॉडिफाई किया। तो ये लास्ट ईयर इस गाइडलाइन का जो था एक ड्राफ्ट वर्जन रिलीज हुआ था, और उसके अंदर केवल एससी एसटी थे, उसके अंदर ओबीसी ऐड नहीं किया हुआ था। बट इन्होंने जो पार्लियामेंट्री कमिटी है और कुछ ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस ने और लीडर्स ने, इंक्लूडिंग स्टालिन वगैरह जो थे, इन्होंने जाके प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की और बोला कि भाई इसके अंदर ओबीसी को आप ऐड करो। तो उन्होंने जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होके ओबीसी को ऐड किया है इसके अंदर, जबकि उसकी आज तक ऐसा कोई भी डेटा नहीं है कि किसी भी ओबीसी छात्र के साथ कोई जातिवाद हुआ हो। तो उसलिए उनको डालने का, ऐसा प्रोटेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा, ड्राफ्ट वर्जन में एक और क्लॉज था कि कोई फेक केस होगा तो उसके ऊपर एक्शन होगा, ये भी इन्होंने हटा दिया। तो एक साल का तो टाइम था इनके पास ये सब करने का, बट ये सब इतना क्योंकि हम कहेंगे कि यूजीसी जो गाइडलाइन लेके आती है वो अपने वेबसाइट पे थोड़ा सा उसका एक नोटिफिकेशन डालती है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये ट्रैक करते रहें कि भाई कहाँ पे क्या गाइडलाइन निकल रही है। तो शायद लोगों से मिस भी हो गया, बट अब जब फाइनल गाइडलाइन आई है तब लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। हालांकि ये एक साल से प्रोसेस में था, ये गाइडलाइंस जो बन रही थी वो। अब इसमें यूजीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि जवाब भी दिया जाएगा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा, भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। क्या भ्रम हो सकता है मैम इसमें? क्या मिसगाइड करने की भी कोशिश हो रही है किसी तरीके से?
जी, कोई मिसगाइड तो नहीं है, हम तो वही पढ़ रहे हैं जो गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। हाँ। अब क्या है कि जब इन्होंने मे बी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा आउटरेज हो जाएगा इस गाइडलाइन को लेके। ये 1 हफ्ते पहले एक्चुअली शुरू हुआ, और जब उस समय में कुछ हैंडल्स ने हमको ये गाइडलाइंस के बारे में पब्लिश किया था ट्विटर पे ही, तब हम लोगों ने उस पे ध्यान देना शुरू किया। मतलब ऐसा नहीं है कि गाइडलाइन जो है वो हमने पहले देखा या हमको स्ट्राइक हुआ। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पढ़ के लगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, और जब हमने लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू किया और पुराने गाइडलाइन से कंपेयर करना शुरू किया, एंड देन हमने डेटा भी निकालना शुरू किया कि भाई ये पीआईएल कहाँ से फाइल हुई, इसके पीछे क्या डेटा था, एक्चुअली कोई डेटा है भी कि नहीं। तब हमको समझ में आया कि इसके अंदर जो गाइडलाइन है उसको डिजाइन करने का जो पूरा प्रोसेस है, मतलब गाइडलाइन की जरूरत भी नहीं थी। और दूसरा, जो गाइडलाइन डिजाइन की गई है वो बहुत ही मतलब एक द्वेष भावना से डिजाइन की गई है, इस तरह से कि भाई कैंपस को बिल्कुल एक गेस्टापो की तरह यूज किया जाएगा। वहां पे सीक्रेट पुलिस जैसे होती थी, वैसे ही इक्विटी स्क्वाड्स और ये सब डाले जाएंगे। वो घूम घूम के देखेंगे कि भाई कहीं जातिवाद हो तो नहीं रहा है। तो इस टाइप का जो डिजाइन करने का तरीका है वो मुझे समझ नहीं आता कि इसमें क्या भ्रम हो सकता है। मतलब इक्विटी स्क्वाड है और लिखा हुआ है कि वो जा जाके चेक करेंगे। डिस्क्रिप्शन जो आपने डेफिनेशन एक नया क्लॉज डाला है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, ये पहले वाले में नहीं था 2012 में, बट इन्होंने आपने उसमें एक्स्ट्रा डाला है और आपने लिखा है कि एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ जो होगा वो उसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो आपने तो उसमें जनरल डाला नहीं, डिस्क्रिप्शन जो डेफिनेशन आपने डाली है, तो ऑब्वियसली लोग यही समझेंगे ना कि आपने उसमें से जनरल को बाहर रखा है। आपने जो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन की बात की है इक्विटी कमिटी में, उसमें आपने लिखा है कि एससी एसटी ओबीसी रहेंगे और पीडब्ल्यूडी रहेंगे और वुमेन रहेगा। आपने ये नहीं लिखा कि जनरल कैटेगरी का कोई रहेगा। तो मतलब आप वहां पे एक्सक्लूड कर रहे हो किसी को, तो ये बहुत ऑब्वियस डिजाइन है जो दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमको प्रॉब्लम केवल जनरल कैटेगरी को नहीं डाला उससे है। देर आर अदर थिंग्स इन द डिजाइन लाइक इक्विटी स्क्वाड्स, फॉल्स कंप्लेन करने पे एक्शन नहीं होना, इम्प्लिसिट एक्शंस को डाल देना, फैकल्टी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है इस बार। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर भी डरेंगे लोगों को कम मार्क्स देने में या डांटने में या कुछ बोलने में। तो ये सारा जो किया हुआ है वो तो सबका सब दिख रहा है सामने, तो इसमें भ्रम क्या है? तो और मकसद क्या हो सकता है मैम? कहीं न्याय दिलाने के चक्कर में वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश भी तो नहीं है नहीं, कि ये आई ये थिंक तो मुझे हम। लगता है बहुत ही ओवर जेलस तरीके से, मतलब इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक नैरेटिव जो बना है ना, तो उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा मतलब 10 स्टेप ले लिए हैं जिसकी जरूरत नहीं थी। पहली बात तो देर इज नो डेटा टू सजेस्ट कि देर इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप जो बेसलाइन केस देखेंगे, 2 केस जो जिनके ऊपर पीआईएल फाइल हुई है, गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट कहती है कि ये दोनों केस रोहित वेमुला और पायल तन्वी के केस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नहीं थे। ये गवर्नमेंट का अपना डेटा है। गवर्नमेंट ने जो अपना डेटा संसद में पेश किया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो भी सुसाइड या स्टूडेंट ड्रॉप आउट्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के भी उतने ही होते हैं जितने की एससी एसटी ओबीसी के होते हैं। तो इसमें और गवर्नमेंट ने खुद संसद में बोला है कि इनमें से जितने भी रीजंस है किसी में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कुछ भी रीजंस, वेदर इट्स सुसाइड और वेदर इट्स कास्ट स्टूडेंट ड्रॉप आउट्स। तो ये डेटा है किधर आपके पास जिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को काउंटर करने के लिए आप इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाए हैं? वो डेटा किधर है? वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है किधर में? तो क्वेश्चन वही आता है कि जो चीज थी ही नहीं उसको काउंटर करने के लिए आप इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लाए हैं, तो सवाल तो उठेगा ही फिर। और मैम अब तो अधिकारियों के इस्तीफे भी होने लगे। उत्तर प्रदेश में अलंकार अग्निहोत्री जो कि एसडीएम पीसीएस ऑफिसर जिनका इस्तीफा हुआ है, ऐसे इस्तीफे के क्या किस तरीके का मैसेज है ये? और उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसके बाद बहुत खबरें निकल कर सामने आई कि उन्हें बंधक बना लिया गया, और फिर एक हाथ में उन्होंने बाकायदा पैम्पलेट लेकर इस्तीफा दिया कि यूजीसी काला कानून, इसे वापस लिया जाना चाहिए। उसके बाद फिर हमें देखने को मिला कि कैसे अगले दिन से उत्तर प्रदेश में उसे ही लेकर ड्रामा छिड़ा हुआ है। तो अधिकारियों को जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री ने जो किया है, क्या यहां से अब देश के अंदर भी ऐसी शुरुआत देखने को मिल सकती है? अधिकारी भी ऐसे ही खुलकर विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं? और अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे का कारण आप उसे कैसे देखती है? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक देखिए, अलंकार अग्निहोत्री बहुत ही पढ़े लिखे इंसान है, एसडीएम है। वो यूपीपीएससी में 15 रैंक उनका आया था एंड ही इज वेरी यंग। तो अब ये अगर कह रहे हैं कि भाई भ्रम फैलाया जा रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा एसडीएम पोस्ट का इंसान तो भ्रम में नहीं आएगा।
तो उसको डेफिनेटली पता है कि इस गाइडलाइन का इम्प्लीकेशन कितना बुरा हो सकता है उनके अपने बच्चों पे। दूसरा कि देयर इज अनदर आईपीएस ऑफिसर येस्टरडे नाइट सागर से, अभिषेक तिवारी जी, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। ही वाज एन एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है इस गाइडलाइन के अगेंस्ट में। तो आप सोच सकते हैं कि ये सारे पढ़े लिखे इंसान हैं जो कि पढ़ चुके हैं गाइडलाइन, उनको पता है कि इसके अंदर क्या है। तो ये केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि आई थिंक बहुत सारे जो लोकल लेवल के जो लीडर्स थे, भाजपा के जो लीडर्स हैं, वेदर बूथ अध्यक्ष हो या फिर उनके जो मंडल अध्यक्ष वगैरह हैं, उन्होंने भी पूरा आई थिंक कल से आप देखेंगे तो उनके इस्तीफे पे इस्तीफे आए जा रहे हैं। तो अब क्या है कि लोगों को समझ आ चुका है कि इसका इम्प्लीकेशन उनके बच्चों पे क्या पड़ेगा। और बच्चे जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट होते हैं किसी के लिए भी। आप अपने ऊपर अत्याचार बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन आप अपने बच्चों के ऊपर जो उनके भविष्य के ऊपर अगर कुछ अटैक होगा तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आई थिंक इसीलिए ये आप इतना आउटरीच देख रहे हो, वेदर इनसाइड से भी, मतलब भाजपा के अंदर से भी, जो अधिकारियों के अंदर से भी जो एक आवाज आ रही है, वो इसलिए क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य खतरे में दिख रहा है अब। तो एक डेफिनेटली एक आई थिंक ये वाटरलू मूवमेंट है। मतलब एक होता है कि अंदर पे एक लोगों के अंदर डिसेंट बढ़ता जाता है और एक मोमेंट पे आके वो सारा गुस्सा फूटता है। तो ये वो मोमेंट है जहाँ पे लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। और आई थिंक अगर इस पे जल्दी ही कोई रोल बैक या ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो और भी आपको मतलब बहुत ज्यादा आउटरीच, अब तो रोड पे भी लोग आने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो ये काफी बड़ा होगा अगर हंगामा, अगर इनको वापस नहीं लिया तो। लेकिन मैम एक तरफ इसमें विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कई लोगों के मुंह में दही जम गई है, जुबानें सिल गई हैं। जो वामपंथी जातिगत भेदभाव को लेकर झंडा बुलंद, इकबाल बुलंद किया करते थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो लोकतंत्र की दुहाई इसी नाम पर दिया करती थी कि भैया कितनी यूनिवर्सिटी में फलाना कास्ट के कुलपति हैं, प्रोफेसर हैं, क्या है, ये सब उल्टी सीधी बातों को लेकर आज वो कहां बिल में घुस गए हैं, उनकी जुबानें कैसे सिल गई हैं। आज भी तो किसी के साथ भेदभाव ही हो रहा है ना। ये आई थिंक इस कंट्री में जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव होता है तो उसको भेदभाव नहीं माना जाता है। मतलब ये कोई पहला तो ऐसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कि किसी जनरल कैटेगरी को टारगेट किया गया हो। अगर आप आरक्षण से देखते हैं, वेदर SC/ST एक्ट देखते हैं या फिर और भी जितनी भी पॉलिसीज है, हर जगह पे आप देखेंगे तो कभी भी जनरल कैटेगरी के लोगों को लिया ही नहीं जाता। तो ये तो एक्सक्लूजन शुरू से ही चला आता जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसे मैंने बोला कि शिक्षा एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है और खासकर आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो रोहित वेमुला एक्ट जब भी आया था कर्नाटका में और तेलंगाना में भी अब कांग्रेस की सरकार उसको लेके आने वाली है, तो उस समय भी हमने बहुत ज्यादा हंगामा किया था और उस समय यही लोग बोल रहे थे कि हाँ भाई रोहित वेमुला एक्ट जो है वो बहुत ही खराब है, ये है वो है। लेकिन अभी जब एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ चीज यूजीसी लेके आई है तब वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर मतलब आप जो जनरल कैटेगरी के ही नेता हैं, अगर आप देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे सवर्ण समाज के नेता नहीं है, मतलब अभी करंट जो भी सरकार है उसके अंदर, बट वो लोग अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। तो उनका अपना जो है, दे डोंट हैव एनी स्किन इन द गेम, उनका कोई मतलब नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चों को कोई असर पड़ेगा, इसलिए शायद, या फिर अपने पावर को बचाने के लिए वो लोग बैठे हुए हैं चुपचाप। मैं वही एग्जांपल देती हूँ कि अगर इसके अंदर मान लीजिए सब कुछ इंक्लूड किया जाता और ओबीसी को छोड़ दिया जाता, तो आपको लगता है कि इस पे हंगामा नहीं होता या कोई ओबीसी नेता नहीं बोलता या कोई दलित नेता नहीं बोलता अगर उनको एक्सक्लूड किया जाता तो। और इनका अगर इतना आउटरीच होता तो 2 दिन के अंदर ये सारा गाइडलाइन वापस कर लिया गया होता। तो आप खुद सोच सकते हैं कि पिछले 10 दिन से आउटरीच चल रहा है, लेकिन जनरल कैटेगरी की सुनने वाला कोई है नहीं, ना तो नेता बोलते हैं ना उन सरकार को कोई पड़ी है, क्योंकि अब तक हम सब चुप बैठे थे तो इनको लगता है कि ये तो हमारा वोट बैंक हमारे पास हमेशा से था, तो ये तो कुछ करेगा नहीं। तो इसीलिए आई थिंक जनरल कैटेगरी जो है वो एक तरह से एक्सक्लूड कर दी गई है हर चीज से, पॉलिसीज से हो, चाहे जितने भी ये जो अभी गाइडलाइंस आई हैं वहां पे, या फिर इवन सरकार जो काम करती है, जितने भी काम करती है, उस सब जगह से जनरल कैटेगरी को निकाला जा रहा है बाहर। अरे मैम, ये तो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, अगर किसी और को छेड़ दिया जाता ना तो आग लगा दी जाती। जगह जगह ऐसे प्रदर्शन होते जो सरकारों की कानों में भी
अच्छे से पता चल जाता, क्योंकि हमने देखा है देश में पहले भी, आप एक बार तो आरक्षण को सिर्फ आए दाएं बाएं करने की बात हो गई थी, और फिर उसके बाद सड़कों पर किस तरीके के विरोध प्रदर्शन हुए थे, गाड़ियां तक जला दी गई थी, क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई सुलग रहा है तो उत्तर प्रदेश इस पूरे मामले पर, चाहे अधिकारियों के इस्तीफों की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं नाराजगी की बात हो। बीते दिनों वहां ब्राह्मणों की अलग से बैठक भी होती है, पॉलिटिकली एक्टिवनेस जो दिखाई देती है। अभी मुक्तेश्वरा नंदवाला केस भी हो जाता है। और तो 2027 में इलेक्शन है क्या? आप, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे से इससे वाकिफ ना हो, लेकिन एक ये पर्सपेक्टिव तो बन रहा है कि क्या योगी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र के तौर पर भी ये सारे आए दाएं बाएं चीजें घुमाई जा रही हैं, कि कहीं से कोई टारगेट किया जा रहा है, कहीं से कुछ टारगेट किया जा रहा है, और सारा इंपैक्ट भैया तीनों जगह से योगी जी को घेरने की कोशिश हो रही है। देखिए, अगर आप मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे तो मुझे योगी जी बहुत पसंद है, मुझे उनका काम करने का स्टाइल भी पसंद है। बट अब अगर इलेक्शन के बारे में अगर आप बात करते हैं, तो कोई भी अगर आप निर्णय लेते हैं और उसका विरोध होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटेंट है कि किसी को इलेक्शन हरा दे। अगर आप कोई नीति अभी लेके आएंगे तो उसका विरोध अभी होगा ना। कोई ये थोड़ी देखेगा कि अच्छा 6 महीने बाद इलेक्शन है तो इससे अफेक्ट होगा तो मैं चुप हो जाता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। सिमिलर केस हुआ था मध्य प्रदेश के मामले में, जबकि कोर्ट में केस फाइल हुआ था और कोर्ट में केस की डेट आई थी, तब हमने विरोध करना शुरू किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आगे जो बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं तो उसको अफेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमको इलेक्शन से मतलब नहीं है, हमारी पूरी दुनिया इलेक्शन के आसपास नहीं घूमती है। हमको जब कोई गलत चीज होते हुए देखती है तो विरोध उसी समय होगा। तो अगर आप गलत काम करना बंद कर देंगे तो उसका विरोध करना बंद हो जाएगा। कोई इलेक्शन के लिए थोड़ी कुछ करता है। अभी बंगाल में क्या होगा या फिर 1 साल बाद यूपी में क्या होगा, उससे हमको क्या मतलब है। हमको यूजीसी गाइडलाइन से मतलब है। आप उसको रोल बैक करिए और आप जितने भी जो अभी अलग इश्यूज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप उसको सॉर्ट आउट करिए। मतलब बहुत सारी चीजें जो थी वो अवॉइडेबल थी। अगर अगर आप आके प्रेस में आके एक क्लैरिफिकेशन दे देते कि नहीं एक गलती हो गई, चलो हम इसको ठीक करेंगे, तो लोगों का गुस्सा शांत हो जाता। लेकिन अगर आप लोगों को टारगेट करने शुरू कर देंगे, उनको टूल किट बना देंगे, उनको बोल देंगे कि तुम तो बिक गए हो, तुम तो दूसरी पार्टी की तरफ से काम कर रहे हो, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ता जाएगा। क्योंकि उनको दिखेगा कि उनकी जो जेन्युइन कंसर्न्स है उनको कोई देख नहीं रहा है। तो अभी वही हो रहा है, जो कोर वोटर्स है वो इतने नाराज हो रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम कुछ बोलते हैं तो हमको कांग्रेसी बता दिया जाता है। तो ये क्या मतलब हुआ, मतलब हम कुछ बोल भी नहीं सकते अब। तो आई थिंक वो एक मतलब फैक्टर आ चुका है अब वोटर्स के अंदर। तो उसका असर क्या पड़ेगा 1 साल बाद, आई डोंट नो, बट अभी तो फिलहाल असर दिख रहा है मुझे। पता नहीं हम किस जमाने में जी रहे हैं कि भेदभाव होता है। भेदभाव मैम, अगर केसेस लेंगे तो हर किसी के साथ होता है। पश्चिमी यूपी में चले जाइए, आपको पूर्वांचल के भी हैं तो बिहारी कह के बोला जाएगा, बिहारी है। मराठा महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां क्या इज्जत होती है कि किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे केसेस, कुछ केसेस के दम पर अगर आप ये समझकर बैठ जाएं कि भैया कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी जनरल वाले ही सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने ही पूरा देश बर्बाद कर दिया है, तो ये तो उचित नहीं है ना किसी भी तरीके से। हमें भी तो जनरल कैटेगरी को भी तो खूब टारगेट किया जाता है, कास्ट के बेसिस पे, नस्ल के बेसिस पे, जन्म स्थान के बेसिस पे। देश का कोई कोना छूता होगा नहीं ऐसा। जी बिल्कुल, आई थिंक जो डेटा है वो खुद दिखाता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन, एक तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन के जो केसेस हैं बहुत ही रेयर हैं। इवन यूजीसी ने अभी जो अपना डेटा एक निकाला है उसका अगर आप डेटा देखेंगे तो ये बताता है कि 378 केसेस थे आउट ऑफ 2257 इंस्टीट्यूट्स। तो अगर आप उनमें छात्रों की संख्या देखेंगे तो वो करोड़ से ऊपर है, मतलब करोड़ में जाती है। तो करोड़ों की संख्या के स्टूडेंट्स के बीच में 378 वो भी कंप्लेंट्स, दे आर नॉट प्रूवन केसेस। तो ये बहुत ही रेयर इंसिडेंस है, विच इज 0.00% के हिसाब के आती है, तो विच इज वेरी रेयर। तो एक तो ये इंसिडेंस ही बहुत रेयर है। दूसरी बात की अगर आप जमीन पे भी SC/ST एक्ट के जो केसेस देखते हैं तो मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन का सर्वे है जो दिखाता है कि 81% जो SC/ST एक्ट के केसेस है वो ओबीसी वर्ग के लोगों पे लगते हैं। तो जब 81% ओबीसी पे लग रहा है और 5% माइनॉरिटी पे लग रहा है, मतलब 86% केसेस जो हैं उसमें जो अक्यूज्ड हैं दे आर नॉट जनरल कैटेगरी पीपल। तो आपने क्या सोच के ऐसी गाइडलाइन बनाई है जहां पे कि आपने जनरल कैटेगरी को बाहर रख दिया और आपने ओबीसी को इंक्लूड कर लिया। अगर आपको इतना ही जातिवाद खत्म करने का था तो फिर तो आपको मे बी SC/ST को प्रोटेक्शन दे देते।
लेकिन आपने ओबीसी को प्रोटेक्शन दिया तो वो क्या सोच के दिया, क्योंकि जो डेटा है वो तो बिल्कुल उल्टा है। तो आई थिंक जो गाइडलाइन का जो पूरा बेस है वही बिल्कुल फेक है, मतलब ऐसा ना तो कोई डेटा है, ना ही इसका कोई बैकग्राउंड है। और जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो टारगेट किया जाता है वो जनरल कैटेगरी को, अगर आप अभी ऑनलाइन भी देख लेंगे तो आपको ब्राह्मणों को हजारों गालियां देते हुए मिलेंगी, लेकिन उनके लिए कोई भी प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है अभी तक। तो प्रोटेक्शन की जरूरत किसको ज्यादा है फिर, अगर हम देखें वैसे भी डेटा तो। शायद वो इतना किसी के वोट बैंक का इतना बड़ा हिस्सा नहीं है ना जो उनके सीने पे दर्द हो। वो तो कोई जो जिस व्यक्ति पर बीत रही है वही समझ सकता है। खैर मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपको भी जाना है, समय कम है। और थैंक यू सो मच नेहा मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। और फिर हम किसी मसले पर फिर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो यूजीसी पर हो रहा है, उम्मीद यही है कि देखते हैं कि क्या जवाब आता है यूजीसी की तरफ से, क्या जवाब शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आता है। क्या यूजीसी के ये जो कुछ क्लॉज जो एड ऑन किए गए हैं उसे क्या रोल बैक किया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, यूजीसी को लेकर जो पूरे देश के अंदर बवाल बचा हुआ है, उसके बाद अब इस्तीफों की भी झड़ी लगनी शुरू हो गई है। एक तरफ इस्तीफे हो रहे हैं, दूसरी तरफ युवा सड़कों पर है। अंधकार भविष्य नजर आ रहा है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में गए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कुछ कह दे और फिर सवर्ण समाज का जो बच्चा है, जो मेहनत से वहां पढ़ने के लिए गया है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। लेकिन कोई नहीं बोलेगा। वोट बैंक की बात है ना जनाब, कोई नहीं बोलेगा, किसी को मतलब नहीं है। सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। उन्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव वोट बैंक उनके लिए नहीं बन पाएगा, तो फिर आखिर क्या लेना देना। खैर, ये पता है कि किस तरीके से देश की सियासत या फिर देश के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण ये जनरल कैटेगरी है। और हर हर एक क्षेत्र में आप देख लीजिए कि कैसे हम लगातार देश आगे बढ़ रहा है, तो उसमें कितना बड़ा योगदान है। पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर अलग अलग जो देश के अंदर महानुभाव हुए, उसके अंदर कैसे एक बड़ा रोल नजर आया। खैर, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये चर्चा हमारी पसंद आई हो तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्यूआर कोड भी साइड में लगा हुआ है। आप वट एवर यू वांट, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए बेहद जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम भी लिखिएगा। जय हिंद।